हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 4 का इसमें पार्ट 3 करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम जो 11 इनको टर्म्स इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स हैं उनके बारे में हम सारे 11 टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, तो देखिए इनको टर्म्स क्या होता है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों होती है ना, और इसका एप्लीकेशन या यूज कैसे होता है उसके बारे में हम सब कुछ इस लेक्चर में जानेंगे। तो इनको टर्म्स का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? तो देखिए इनको टर्म्स में IN का मतलब होता है इंटरनेशनल, CO का मतलब होता है फ्रेंड्स कमर्शियल, और टर्म्स का मतलब टर्म सी होता है। ओके, तो इनको टर्म्स का मतलब इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स होता है। अब इनको टर्म्स पब्लिश कौन करता है? तो इसे इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ICC, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसका हेडक्वार्टर ICC का हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है। ओके, तो पेरिस यानी कि जो है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसे पब्लिश करता है। लेटेस्ट वर्जन क्या है इनको टर्म्स का? तो फ्रेंड्स, हर 10 साल में रिवीजन होता है। तो अभी जो है 2020 चल रहा है, इसके पहले 2010 चलता था। ओके, तो लेटेस्ट वर्जन इनको टर्म्स का 2020 है। और कुल कितने इनको टर्म्स हैं फ्रेंड्स? तो टोटल 11 इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स हैं। टोटल इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स कितने हैं? 11 हैं फ्रेंड्स। ओके, तो हमने ब्रीफली इसमें समझ लिया कि इनको टर्म्स को क्या कहते हैं। इंटरनेशनल, IN इंटरनेशनल हो गया, को का मतलब कमर्शियल हो गया, टर्म्स वैसे ही रहा, तो इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स हो गया इनको टर्म्स का मतलब। इसे पब्लिश कौन करता है? तो ICC, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स करता है। इसका हेडक्वार्टर हमने ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पर देखा? पेरिस में देखा है। लेटेस्ट वर्जन क्या है इनको टर्म्स? 2020 है। इसके पहले कौन सा वर्जन था? तो इनको टर्म्स 2010 है। तो इसका मतलब हर 10 साल पे इसका रिवीजन होता रहता है। और कुल कितने इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स हैं हमारे पास फ्रेंड्स? तो टोटल 11 इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स होते हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, अब सवाल ये है कि हमें इनको टर्म्स की ज़रूरत क्यों होती है। मान लीजिए यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ मैं आपको कि इनको टर्म्स की वाकई ज़रूरत क्यों है। आपका ट्रांसफ़र हो गया। मान लेते हैं आप मुंबई में पोस्टेड थे और अब आपका ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से उठ करके लखनऊ के लिए। ठीक है, लगभग जो है 1200-1400 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको तय करनी है। अब आपने क्या किया, पैकर्स और मूवर्स से कहा कि जो है मेरा सारा सामान पैक करके आप मेरे घर पहुँचवा दो। ठीक है, तो पैकर्स और मूवर्स ये तो बड़ा ही सिंपल टास्क है। वो क्या करेगा, सारा सामान आपका लोड करेगा और ले जा करके आपके नई जगह पर उतार देगा। लेकिन समस्याएं कुछ हैं। जैसे कैसी समस्याएं हैं देखिए। मान लीजिए जहां आप बॉम्बे में रहते हैं वहां आप 7वें फ्लोर पर रहते हैं। अब पहला सवाल आपसे पैकर्स और मूवर्स ये पूछेगा कि सर आप खुद जो है मतलब सामान को मतलब पैक करोगे या हम करेंगे। मतलब अब यहाँ पर स्थिति हो गई ना कि मतलब या तो पैकर्स मूवर्स करेगा या फिर एम्प्लॉय खुद करेगा या आप खुद करेंगे, स्टाफ मेंबर खुद करेगा। उसके बाद उसने कहा कि सर ये बताओ सातों माल मतलब 7 फ्लोर जो हैं उससे नीचे आप सामान लेकर आओगे या हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से आप बताते जाओगे उस हिसाब से दाम वो बढ़ाता जाएगा। उसके बाद में चलो ठीक है, आपने कहा कि पैकिंग मैं कर दूंगा, लेकिन 7 फ्लोर से आपको नीचे खुद लाना पड़ेगा, फिर ट्रक में आपको खुद ही लादना पड़ेगा, ट्रक लेकर के वहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर मान लेते हैं आपका घर जो है दूसरे फ्लोर पर है, जहाँ लखनऊ में आप गए वहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पर दूसरे फ्लोर पर है। अब उसने पूछा कि सर यहाँ पर सामान मैं उतार दूंगा लेकिन आप ऊपर ले जाओगे दूसरे माले पर या मैं ले जाऊँगा। तो आपने बोला कि नहीं नहीं, मैं नहीं ले जाऊँगा, आप ही ले जाओ क्योंकि सारी चीज़ें वजनी हैं। उसके बाद में उसने कहा कि सर आप अनपैक करोगे कि नहीं करोगे। तो आप देखो एक तरीके से कितनी सारी बातें हैं, और अगर इस पर आप बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं कहते हो, अगर आपने ये बात नहीं कही, मान लीजिए आपने उससे कहा कि ठीक है आप हमारा सामान लोड करके यहाँ से पैक करके और लोड करके मेरे घर पहुँचा दीजिए, तो वो क्या करेगा, वो ले जा करके ट्रक आपके दरवाजे के सामने खड़े कर देगा। लेकिन चूंकि आपने यही कहा था कि हमारे घर के पास पहुँचा दीजिए या हमारे घर पर पहुँचा दीजिए, आपने ये बात स्पेशली कही नहीं कि आपको इसको वहाँ पर उतार करके मेरे रूम तक पहुंचाना होगा और इसको अनपैक करना होगा। आप इन बातों को अगर आप मेंशन करना भूल गए, आपको उसने कहा कि 60,000 जो रुपए लूंगा उसमें सर हमारी जो बात हुई थी उसमें यही हुई थी कि ट्रक आपके घर के पास, घर पर खड़ा होगा, घर के पास खड़ा होगा, उसके आगे की हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मतलब जो है बहुत ही हमारे देश के विदिन ही हम काम करें तब भी ये प्रॉब्लम आ गई। अब उसने ले जा करके जो है ट्रक खड़ा कर दिया। अब सारी जिम्मेदारी उसने कहा कि 60,000 में सर इतना ही कर पाऊंगा, और पैसे देंगे तो ही मैं इसको मूव करूंगा, ऊपर ले जाऊंगा, शिफ्ट करूंगा, अनपैक करूंगा, तभी करूंगा। तो कहने मतलब ये हुआ कि जब भी इस तरीके का कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम होना है तो हमारी जो शर्तें हैं वो बहुत क्लियर कट होनी चाहिए। यही बात इंटरनेशनल जब ट्रांजेक्शन मतलब इंटरनेशनल जो है गुड्स का इधर उधर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है तो वहाँ पर ये बात तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मतलब हर एक टर्म्स को हम अच्छे से डिफाइन करें। और उसी टर्म्स को डिफाइन करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये 11 टर्म्स डिफाइन किए गए हैं जो डिफरेंट रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हैं। मतलब कहने का कि
एक टर्म ऐसा होगा जिसमें केवल जो है आपको पैक करना है, बाकी सारा काम ट्रक वाला कर देगा या पैकर्स एंड मूवर्स कर देंगे। दूसरा टर्म्स ऐसा होगा जिसमें आपको सामान को ज़मीन तक लाना होगा, मतलब नीचे तक लाना होगा, फिर लोडिंग वो करेंगे, बाकी का करेंगे, काइंड ऑफ दैट। हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे समझ जाएंगे। मेरे हिसाब से आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि इनको टर्म्स की हमें ज़रूरत क्यों होती है। ओके, तो इनको टर्म्स की हमें ज़रूरत होती है क्योंकि फ्रेंड देखो, जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होंगे, जो ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसको जो है वो अच्छे से अवेयर जानकार नहीं है, तो वो मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे, और मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे तो जिसकी वजह से अननेसेसरी डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा। मैंने बताया नहीं आपको कि अगर जो है वो ले जाकर के ट्रक वहाँ पे खड़ा कर दिया और बोला कि सर अब तो आपको अनलोडिंग आप करोगे, सामान ऊपर आप ले जाओगे सेकंड फ्लोर पर और आप ही अनपैकिंग करोगे, तो देखो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, क्योंकि आपने पैकर्स और मूवर से क्लियरली निगोशिएट नहीं किया, इसलिए ये प्रॉब्लम आई। उसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर भी जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, इसीलिए इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मैंने आपको बताया नहीं, आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इंटरनेशनल रूल्स के सेट बनाए हुए हैं। वही जो 11 सेट रूल बनाए हुए हैं उन्हीं को ही फ्रेंड्स हम इनको टर्म्स कहते हैं। तो आईसीसी ने क्या किया है, सेट ऑफ इंटरनेशनल रूल बनाए हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रेड टर्म्स। जो ट्रेड के टर्म्स हैं उनको इंटरप्रेट कैसे करेंगे ताकि जो बायर की कंट्री वाला है, सेलर की कंट्री वाले, जो बायर है या सेलर है किसी भी देश में हो, वो एक ही बात को समझें। अगर किसी ने कहा कि सर हम CIF करेंगे, तो इसका मतलब CIF का मतलब बायर के लिए भी सेम होना चाहिए और सेलर के लिए भी सेम होना चाहिए। इसीलिए जो है इन्होंने 11 रूल बनाए हुए हैं, इंटरनेशनल रूल, ट्रेड टर्म को समझने के लिए। उन्हें ही फ्रेंड्स हम इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स कहते हैं। ओके, उसके बाद में इंटरनेशनल ये जो इनको टर्म्स होते हैं फ्रेंड्स, वो केवल सेल कॉन्ट्रैक्ट पर लागू होते हैं, कैरेज कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं। कैरेज का मतलब होता है ढुलाई करना, एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सामान को यहाँ से सेल कर, मतलब बेचने के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? सेल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बायर ने कुछ खरीदा है और सेलर ने कुछ बेचा है, इस पर जो है टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। किसने ले जाना है, क्या ले जाना है, उसको उनका काम नहीं होता है, मतलब कहने के लिए ऐसा ही है। ओके, दे डील ओनली विद द रिलेशनशिप बिटवीन सेलर और बायर। ये जो है बायर और सेलर के बीच में रिलेशनशिप में ही डील करते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में अब देखो फ्रेंड्स, अब आगे हम देखेंगे कि जो है मान लीजिए आपने ऑर्डर कर दिया अमेरिका से कोई सामान आने के लिए, मान लेते हैं, ठीक है, वो वहाँ से चलेगा और कैसे मूव करके जो है ये बायर, हाउ गुड्स मूव फ्रॉम सेलर टू बायर, ये आपका सेलर की जो है कंट्री में है आप, और धीरे धीरे करके आपका ये सामान आपके घर पहुंचता है, पोर्ट डेस्टिनेशन इंपोर्टर के घर पहुंचता है। तो किन स्टेप्स से गुजरेगा उसको मैं अब आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, वेयर हाउस या फैक्ट्री होगी, सेलर से आपने मान लेते हैं कि कोई ऑर्डर कर दिया, मान लेते हैं आपने 10 टन जो है चांदी ऑर्डर कर दी, या जो है आप मान लीजिए 100 कार ऑर्डर कर देते हैं, मान लेता हूँ मैं 100 कार आप ऑर्डर कर देते हो। अब क्या होगा कि वो देखिए वेयर हाउस होगा या फैक्ट्री होगी जहाँ पर कि वो कारें बन रही होंगी। ओके, अब कार बनेगी, मान लीजिए अगर कंबल मंगवा रहे हैं या कुछ मंगवा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उसकी पैकिंग कर देगा, राइट। कार मंगवा रहे हैं तो उसकी पैकिंग कर देगा, तो ये काम वो वहाँ पर संभाल लेगा। कौन? मतलब सेलर जो है पैकिंग कर देगा आपका कि हाँ ठीक है भैया, यहाँ आओ और फैक्ट्री से सामान ले करके जाओ। ओके, अब एक बार वेयर हाउस, मतलब वेयर हाउस या फैक्ट्री पर सामान की पैकिंग हो गई, फिर क्या होगा फ्रेंड्स, अगला टास्क क्या होगा कि वहाँ पर एक ट्रक गया। फ्रेंड्स, ये जो मैंने बनाया हुआ ये ट्रक है, ये ट्रक जाएगा, अब ट्रक पर उस सामान की लोडिंग होगी, राइट। भाई सामान यहाँ पर तैयार है, मान लीजिए 1 लाख कंबल हैं, वो तैयार हैं, 1 लाख कंबल जो है या ब्लैंकेट आपने इस ट्रक पर लोड कर दिया, तो लोडिंग हो गई। यानी पहला टास्क हो गया पैकिंग करने का, दूसरा टास्क हो गया उसको ट्रक पर लोड करने का। अब जब लोडिंग हो गई तो वो ट्रक जो है मूव करेगा कहाँ, या तो वो एयरपोर्ट की तरफ जाएगा और या तो फिर वो पोर्ट की तरफ जाएगा, यानी बंदरगाह। अगर समुद्र से यात्रा होनी है, समुद्री जहाज़ से हवा जाना है सामान, तो पोर्ट पर जाएगा, और अगर हवाई जहाज़ से जाना है तो एयरपोर्ट पर सामान लेकर के जाएगा। कौन? ट्रक लेकर जाएगा, ठीक है। तो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, मतलब उसकी धरती पर, जो एक्सपोर्टर की कंट्री में, ये इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा। फिर जब आप पोर्ट के पास पहुंचेंगे तो वहाँ कस्टम डिपार्टमेंट वाले बैठे होंगे, और टैक्स वगैरह होता है उसको वसूलने वाले वहाँ पर बैठे होंगे, और वो उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें कस्टम क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। ओके, कस्टम क्लियरेंस जब आपने ले ली तो अब तक हमने क्या किया, एक तरह से देखें, सबसे पहले पैकिंग हो गई सामान की, फिर उसको ट्रक पर लोड किया, लोडिंग का काम निपट गया, फिर वो इनलैंड ट्रांसपोर्ट हुआ, पूरा वहाँ से चला और जो है कहाँ पहुँचा, पोर्ट के पास। पोर्ट के पास कस्टम वाले बैठे थे, उनसे हमने
कस्टम क्लियरेंस करवा दिया। तो हमने 3-4 काम निपटा दिए। अब हम पहुंच गए पोर्ट पर। फ्रेंड्स ये लागू होगा एयरपोर्ट पर भी, ठीक है। पोर्ट पर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि आगे के जो टर्म है वो समुद्री यात्रा के लिए ही लागू होते हैं। तो हमने मान लिया कि अब पोर्ट पर पहुँच गए। मान लीजिए कि न्यूयॉर्क में मैनहट्टन, जो आपका मैनहट्टन पोर्ट है, वहाँ पहुँच गए आप वहाँ पे। तो अब जब आप पोर्ट पर पहुँचोगे तो ये टर्मिनल चार्जेज, टर्मिनल का मतलब फ्रेंड्स पोर्ट ही होता है, ओके। टर्मिनल का एक तरह से मतलब क्या होता है, पोर्ट होता है। तो पोर्ट के चार्जेज लगेंगे, ठीक है। चलिए एक स्टेप हमने और निपटाया। अब ये पानी की जहाज़ है फ्रेंड्स, डिजाइनिंग बहुत अच्छी नहीं है, ट्रक भी बहुत अच्छा नहीं बन पाया है, ना ही नाव बनी है, लेकिन यह है कि आप समझ लीजिएगा इसको। तो अब ये पोर्ट है आपका। पोर्ट में क्या हुआ, इधर पानी की जहाज़ खड़ी है और इधर जो है ट्रक आपका आकर के बगल बगल खड़ा हो गया। और अब ज़रूरत क्या होगी कि ट्रक पर लोडिंग की जाए, राइट। ट्रक से सामान उठा करके और इसको जो है किस पर, नाव पर लोड कर दिया जाए। तो इसे लोडिंग ऑन वेसल कहेंगे। क्या कहेंगे, लोडिंग ऑन वेसल कहेंगे, ओके। फिर से अगर देखो, फैक्ट्री में पैकिंग करके उसमें सामान तैयार कर दिया सेलर ने, लोडिंग करवाई, ट्रक पे हमने लोड किया, ट्रक वहाँ से चला पोर्ट की तरफ। पोर्ट पहुंचा तो वहाँ कस्टम के अधिकारी मिले, कस्टम के अधिकारियों ने उनसे पैसे लिए, कस्टम क्लियर करवाया आपने। फिर आप पोर्ट पर पहुँचे। पोर्ट पर पहुँचे तो पोर्ट वालों ने अपने पोर्ट चार्जेज या टर्मिनल चार्जेज लगा दिए। अब सिचुएशन ये हुई कि आप जो है पोर्ट मतलब जहाज़ के बगल में अपना ट्रक ले जा करके आपने खड़ा कर दिया। अब अगली ज़रूरत होगी कि इस ट्रक से सामान उतार करके इसको जहाज़, पानी के जहाज़ पर लोड कर दिया जाए, राइट। अगर इसी जगह पर हम एयरपोर्ट पर गए होते तो एयरपोर्ट से हम हवाई जहाज़ पर अपना ट्रक से सामान उतार करके ला देते, ठीक है। उसके बाद में अब लोडिंग ऑन वेसल कहेंगे फ्रेंड्स, ओके। एक बार आपने ट्रक पे इस पे सामान लोड कर दिया तो अब क्या जरूरत होगी भाई, ऐसे ही थोड़ी लेकर के ये नाव वाला आपको जो ये शिप ओनर है वो ऐसे नहीं ले जाएगा, वो आपसे किराया मांगेंगे, तो उसे ही ओशन फ्राइट कहेंगे। और अगर जो है आप हवाई जहाज़ से लेकर के जाते हैं तो उसे एयर फ्राइट कह देंगे, ओके फ्रेंड्स। फ्राइट का मतलब किराया हो गया। तो ये जो जिसका शिप का ओनर है वो आपसे ओशन फ्राइट लेगा, ओशन का किराया मांगेगा कि भैया हम यहाँ से वहाँ तक ले जाने के लिए 2 लाख रुपए देंगे, वो आपको हमें देना पड़ेगा, ओके। फिर आगे जब सामान जा रहा है तो इसका हम इंश्योरेंस भी करवाएंगे फ्रेंड्स, ओके। इंश्योरेंस करवाना इसलिए ज़रूरी कि इनकेस अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है तो जो सामान है वो, अब मान लीजिए 100 कार हैं उसमें और इतना महंगा जो है सामान इधर से उधर डिलीवर किया जा रहा है और अगर कोई गड़बड़ हो गई तो इंश्योरेंस होना इंपॉर्टेंट है, ओके फ्रेंड्स। तो अब इंश्योरेंस का भी टास्क निपटा दिया। फिर अब क्या होगा, ये नाव जा करके पोर्ट पे, अगले पोर्ट पे पहुंच गई। अगले पोर्ट का मतलब जो इंपोर्टर था उसके जो है पोर्ट पे पहुंच गई। मान लीजिए विशाखापत्तनम पहुंच गई या मुंबई के कांदला एयरपोर्ट पर पहुंच गई, सॉरी कांदला पोर्ट पर पहुंच गई। अब वहां पर जब ये पोर्ट पर पहुंच जाएगी तो यहाँ पर नाव होगी आपकी और उस नाव से सारा सामान अनलोड किया जाएगा और अनलोड करके अगेन लोडिंग की जाएगी ट्रक पर, ओके। तो अनलोडिंग करेंगे और अगेन लोड करेंगे हम ट्रक पर फ्रेंड्स, ओके। एक स्टोरी अपने दिमाग में ये रखिएगा फ्रेंड्स कि कैसे कैसे चल रहा है ये चीज़। तो अगले पोर्ट पर जब पहुंचा तो अब फिर से अनलोडिंग होगी और अगेन लोडिंग होगी ट्रक पर। लोडिंग होने के बाद में ये ट्रक सामान लेकर के डेस्टिनेशन पर जाएगा, जहां आपकी फैक्ट्री है या जहां आप उस कार को रखना चाहते हो, आपकी जो कंपनी है, एजेंसी है, जहां भी ले जाना चाहते हो। देखिए अब डेस्टिनेशन पर ले जाने के पहले पहले उसको कस्टम क्लियरेंस और इम्पोर्ट ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी जो यहाँ से ले करके जाएगा। लेकिन इसको मैंने यहाँ बाद में इसलिए दिखाया है ताकि जो फ्रेंड्स हमारे जो 11 इनको टर्म्स होते हैं को आपको याद करने में ये थोड़ा सा इजी रहेगा। एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट टू डेस्टिनेशन सबसे लास्ट स्टेप है, लेकिन हम इसको यहाँ पर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आगे जब हम आपको एक्सप्लेन करें याद करने के लिए तो ये थोड़ा सा मदद करेगा, ओके फ्रेंड। तो अगर एक बार फिर से व्यू करें, सामान पैक हुआ कहाँ, वेयर हाउस पर, उसको ट्रक पर हमने लोड किया, ट्रक जो है चला और जा करके जो है पोर्ट के पास पहुंचा तो कस्टम वालों ने अपना कस्टम क्लियर करवाया, हमने वहाँ पैसे दिए। फिर पोर्ट पर हम पहुँचे, पोर्ट पर हमने जो है ट्रक से सामान उठा करके जहाज़ पर, पानी की जहाज़ पर लाद दिया है। पानी की जहाज़ पर हमने इसे कहा तो इसे लोडिंग ऑफ वेसल कह दिया, इसे टर्मिनल। पोर्ट पर पहुँचे तो पोर्ट वाला भी अपना चार्ज लेगा। फिर ये ऐसे ही नहीं जाएगा, इसने नाव ने मतलब जो है जो ओशन शिप ओनर है वो फ्राइट चार्ज मतलब जो है ओशन का फ्राइट लेगा, या फिर अगर जो है हवाई जहाज़ से आप भेजोगे तो एयर फ्राइट आपको देनी पड़ेगी। अब चूंकि सामान इतना महंगा है इसलिए इसकी इंश्योरेंस करवाना भी ज़रूरी है, तो हमने इंश्योरेंस भी करवा दिया। अब ये पानी का जहाज़ या आपका हवाई जहाज़ जो है पोर्ट पर या एयरपोर्ट पर पहुंच गया तो वहाँ उस जहाज़ से सामान को अनलोड करके अब हम जो है फिर से वापस ट्रक पर या जिस भी मीडियम से वो ले जाना चाहता है उस पर हम लोड करेंगे। उसके बाद में इसकी लोडिंग के बाद में ये सारा सामान कस्टम क्लियरेंस और इम्पोर्ट ड्यूटी, क्योंकि यहाँ पर जैसे वहाँ कस्टम अधिकारी वैसे वहाँ यहाँ पर भी पोर्ट पर ही मिल जाएंगे, तो आप कस्टम क्लियरेंस और इंपोर्ट ड्यूटी क्लियर करवाओगे, फाइनली ये डेस्टिनेशन पर रीच कर जाएगा फ्रेंड्स, ओके। तो ये हो गया फ्रेंड्स पूरा स्टेप की मतलब कैसे जो है सामान चलता है और कैसे कहाँ पहुँचता है। ये सारे स्टेप मैंने क्यों बताए, क्योंकि फ्रेंड्स इनको टर्म में यही बात होती है कि कौन सा रोल कौन निभाएगा।
ये जितने भी मैंने यहाँ पर ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में रखे हुए फ्रेंड्स, ये सारे रोल हैं, इनको कौन निभाएगा इसी के बेसिस पर ही इनको टर्म्स आपके डिसाइड होते हैं। ओके, इसी के बेसिस पर फ्रेंड्स आपके इनको टर्म्स डिसाइड होते हैं कि कौन सा टास्क कौन करेगा। ओके, तो एक बार ऐसा करते हैं कि सारे 11 के 11 जो हमारे इनको टर्म्स हैं इनको एक बार देख लेते हैं। एक होता है फ्रेंड्स एक्स वर्क, अभी देख लीजिए, मैं समझाता हुआ आपको चलूंगा। एक्स वर्क का मतलब होता है एक्स वेयर हाउस कह सकते हैं या एक्स वर्क कहते हैं। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स जो है ये आपका फैक्ट्री पर होता है। एक्स वर्क कहाँ पर होता है? फैक्ट्री पर होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मेथड लग सकता है, यहाँ पर भी कोई ट्रांसपोर्टेशन मेथड। किस पे? एक्स वर्क। FCA का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्री कैरेज एट। एक्स वर्क का मतलब एक्स वेयर हाउस कह सकते हैं, एक्स वर्क भी कह देते हैं। FCA का मतलब होता है फ्री कैरेज एट होता है। FAS का मतलब होता है फ्री अलॉन्ग शिप होता है। FOV का मतलब फ्री ऑन बोर्ड होता है। CFR या C&F कास्ट एंड फ्राइट को कहते हैं। CIF कास्ट इंश्योरेंस और फ्राइट को कहते हैं। CPT कैरेज पेड टू को कहते हैं। CIP कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू का कहते हैं। DAT डिलीवरी एट टर्मिनल को कहते हैं। DAP डिलीवरी एट प्लेस को कहते हैं। DDP डिलीवर ड्यूटी पेड को कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये 11 के 11 आपके टर्म्स हो गए, ये उनके आपके फ्रेंड्स फुल फॉर्म हो गए। अभी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे इनको हम और बार बार देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नोट करिएगा, जो खास बात है वो ये है कि फ्रेंड्स ये जो चार हैं आपके, जो चार आपके हैं ये FAS, FOB, C&F, CIF, ये सिर्फ वाटर या ओशन या इनलैंड वाटरवे के लिए, रिवर वाटरवे के लिए लागू होते हैं। यानी सिर्फ पानी में अगर यात्रा होगी तो ही ये चार टर्म यूज होते हैं फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। कौन से? FAS फ्री अलॉन्ग शिप, फ्री ऑन बोर्ड, कास्ट एंड फ्राइट और कास्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट। ये जो टर्म है ये चारों तभी यूज होंगे जब हम ओशन के थ्रू सामान की ढुलाई कर रहे हैं एक देश से दूसरे देश में, या तो समुद्र से पानी से, या इनलैंड वाटर पे जैसे रिवर वगैरह के वे होते हैं उनके जरिए जाएगा। बाकी में आप जो है चाहे हवाई जहाज़ से ले जाओ, चाहे रोड से ले जाओ, और चाहे जो है पानी से लेकर के जाओ, कोई तीनों तरीके पॉसिबल हैं। मतलब केवल चार को छोड़ देंगे फ्रेंड्स, ये चार आपके वाटर के लिए हैं। बाकी ये आपका वाटर से जा सकता है, रोड से जा सकता है, रेल से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं इन बाकी के सारे में। ओके, तो 7 ऐसे हो गए जो तीनों मीडियम से जा सकते हैं, और 4 ऐसे हो गए जो कि सिर्फ जो है वाटर वे से ही ट्रेवल करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये इतनी बातें हमें क्लियर हो गई। कौन कौन से? यहाँ पर 3 आपके हो गए, ये FAS है ना, फ्री अलॉन्ग शिप। देखिए फ्रेंड्स, वैसे भी आपको हिंट मिल जाएगी। फ्री अलॉन्ग शिप यानी जहाज की बात हो गई, तो जहाज से ले करके और 4 ले लीजिए, फ्री ऑन बोर्ड, कास्ट एंड फ्राइट एंड कास्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट। ये आपके वाटर वे पे होते हैं। क्योंकि ये समुद्र में ही काम आते हैं, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम हमेशा पोर्ट यूज करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर। इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ पोर्ट यूज करेंगे, यानी पोर्ट का एड्रेस देंगे। जैसे मैं लिखता हूँ FOB, तो मैं यहाँ पर मुंबई नहीं लिखूंगा, मैं कांदला लिखूंगा, कांदला पोर्ट लिखूंगा, या विशाखापत्तनम पोर्ट लिखूंगा। यहाँ मैं हैदराबाद नहीं लिखूंगा। समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर ये 4 टर्म यूज हो रहे हैं तो इनके साथ में सिर्फ पोर्ट का जिक्र होगा। मतलब कहने का, मैंने कह दिया मान लीजिए FAS फ्री अलॉन्ग शिप, मैंने हैदराबाद कहा, ये गलत है क्योंकि हैदराबाद में कोई पोर्ट नहीं है। विशाखापत्तनम कहा, हाँ यहाँ ये पोर्ट है, ये ओके है। ओके, इसी तरीके से अगर मैंने कहा एक्स वर्क, मान लेते हैं एक्स वर्क मतलब फैक्ट्री पर ही, तो ये प्लेस होगा फ्रेंड। देखिए यहाँ पर प्लेस का मतलब जगह है। तो अगर हम याद रखना चाहें तो जो 4 टर्म हमारे पानी वाले थे, उन्हीं 4 टर्मों के लिए आप पोर्ट याद रखिए। बाकी सभी जगहों को, मुंबई, पुणे, इलाहाबाद, लंदन, फ्रांस, जो भी आप कहना चाहो जगहों के नाम हैं। एक और आता है फ्रेंड्स आपका DAT डिलीवर एट टर्मिनल, जो है इसमें आप पोर्ट और प्लेस दोनों दे सकते हो। इसकी एक खासियत होती है। टर्मिनल का मैंने आपको बताया था फ्रेंड, टर्मिनल का मतलब पोर्ट ही होता है एक तरीके से, है ना। टर्मिनल चार्जेज हम पे कर रहे थे। देखिए यहाँ पर जब हम पोर्ट पर आए तो हमने टर्मिनल चार्जेज पे किए, क्योंकि पोर्ट का मतलब टर्मिनल ही होता है। तो इसलिए डिलीवर एट टर्मिनल कहा गया। इसका मतलब कि आप पोर्ट समझ लीजिएगा, लेकिन टर्मिनल का मतलब आप यहाँ पर प्लेस पर भी जो है डिलीवर किया जा सकता है। तो अगर कोई कहता है कि DAT, देखिए लिखा कैसे जाएगा कि जैसे यहाँ लिखेंगे 500 कार, है ना, 500 कारें, 500 कार्स, उसके बाद में किसी ने लिख दिया DAT डिलीवर एट टर्मिनल विशाखापत्तनम, या DAT, है ना, 500 कार्स
डिलीवर एट टर्मिनल, और यहाँ पर विशाखापत्तनम की जगह पे हमने हैदराबाद लिख दिया, तो बोथ आर ओके, क्योंकि ये प्लेस और पोर्ट दोनों अलाउ करता है। इसका मतलब हुआ कि 500 कारें DAT डिलीवर एट टर्मिनल वाले मेथड से विशाखापत्तनम जानी है, पहुँचनी है, या 500 कार डिलीवर एट टर्मिनल वाले मेथड से आपका हैदराबाद पहुंचनी है। ओके, तो ये जो टर्म्स हैं इनके मायने हम समझेंगे। अभी के लिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमने ये समझा सारे टर्म्स के क्या मतलब होते हैं, हमने ये समझ लिया। एक्स वर्क क्या होता है, एक्स वर्क मतलब फैक्ट्री पर ही, एक्स वेयर हाउस। FCA फ्री कैरेज एट, FCA फ्री कैरेज एट, FAS सॉरी फ्री अलॉन्ग शिप, शिप के बगल में। उसके बाद में आपका FOB फ्री ऑन बोर्ड मतलब जहाज पर लोड करना। ओके, उसके बाद में कास्ट एंड फ्राइट, C&F कास्ट एंड फ्राइट हो गया। CFI इसी में इंश्योरेंस और ऐड कर दिया, तो ये अगला हो गया। उसके बाद में हम पहुंच गए दूसरे देश में, और कैरेज पेड टू, कैरेज पेड टू मतलब किराया भरना है, कैरेज और इंश्योरेंस पे करना है। डिलीवर टर्मिनल पर करना है, डिलीवर किसी प्लेस पर करना है, और डिलीवर ड्यूटी पेड, इंपोर्ट ड्यूटी भी पे करनी है। ओके, तो हमने ये इसके फुल फॉर्म समझ लिए। मैंने इसमें आपको बताया कि 4 टर्म ऐसे हैं, फ्री अलॉन्ग शिप से लेकर के, फ्री अलॉन्ग शिप, फ्री ऑन बोर्ड, कास्ट एंड फ्राइट, कास्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट, ये चारों ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ समुद्री यात्रा में ही यूज होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम पोर्ट का ही जिक्र करेंगे। ओके, कभी भी आपको CIF आपको लखनऊ नहीं देगा, क्योंकि लखनऊ में कोई बंदरगाह नहीं है। CIF हमेशा किसी जहाँ पर पोर्ट होगा उस एड्रेस को नोट करेगा फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में इसी को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देखिए, एक्स वर्क को डिपार्चर वाली कंट्री कहेंगे, कहाँ पे, डिपार्चर वाला प्लेस कह देंगे, डिपार्चर वाला कंट्री कह देंगे। DAT डिलीवर एट टर्मिनल, डिलीवर एट प्लेस, डिलीवर ड्यूटी पेड, ये सारे अराइवल वाले प्लेस के होते हैं, या इसे ही फ्रेंड्स हम डेस्टिनेशन कंट्री में कहते हैं। मतलब कहने का कि अगर इन टर्म्स का जिक्र होगा तो इसका मतलब डेस्टिनेशन कंट्री में आप पहुंच चुके हैं, और इनका जिक्र होता है ये आपके इतने टर्म्स का, तो इसका मतलब ये आप एक्सपोर्टर की कंट्री में ही अभी हैं। उसके बाद में ये जो टर्म्स होते हैं बीच के आपके फ्रेंड्स, ये 4 जो है, इसका मतलब कैरेज मतलब जो है अभी सामान एक मतलब जो है या तो हवाई यात्रा में फंसा हुआ है, या तो जो है आपका समुद्री यात्रा में कहीं पर है। ओके, अगर ये टर्म्स आते हैं तो एक्स वर्क को फ्रेंड्स, यहाँ एक्स वर्क फ्री कैरेज एट, फ्री अलॉन्ग शिप एंड फ्री ऑन बोर्ड जो है एक्सपोर्टर की कंट्री में रहता है। उसके बाद में ये ढुलाई का काम शुरू हो जाता है, यानी या तो समुद्री यात्रा तो हवाई यात्रा हो रही है। और जब ये टर्म्स आते हैं फ्रेंड्स, आपका डिलीवर एट टर्मिनल, डिलीवर एयरपोर्ट, डिलीवर ड्यूटी पेड अगर आता है, तो इसका मतलब आप डेस्टिनेशन कंट्री में आ गए। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि एक्सपोर्टर की कंट्री में 4 टर्म हैं। उसके बाद में आपके डेस्टिनेशन की कंट्री में 3 टर्म हैं, और बीच में जो है ये आपके 4 टर्म और ऐसे हैं जो कि कैरेज मतलब जो है ढुलाई के बीच में, मतलब बीच में ही कहीं अटके हुए होते हैं। ओके, उसके बाद में इसको मैकमिलन की बुक ने कहा है एक्स वर्क को डिपार्चर में लेते हैं, ये 3 टर्म्स को ये अराइवल की कंट्री में ले लेते हैं। और ये जो 3 टर्म है आपके FCA फ्री कैरेज एट, फ्री अलॉन्ग शिप और फ्री ऑन बोर्ड, इन 3 टर्म्स को ये बोलते हैं कि इसमें जो है मेन कैरेज नहीं पेड होता, मतलब कहने का इसमें जो माल ढुलाई का भाड़ा है वो नहीं पे किया जा रहा है। इन 3 टर्म्स में मेन जो मतलब एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह में जाना है, जैसे यहाँ मैनहाटन से आपको विशाखापत्तनम आना है, उसका जो कैरियर चार्जेज है, जो आपका भाड़ा है, वो नहीं पे किया जा रहा है इन 3 टर्म्स में। जबकि इन टर्म्स में आप इस भाड़े को पे करते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए फुल फॉर्म में ही कैरेज एंड फ्राइट, कैरेज इंश्योरेंस एंड फ्राइट, मेन कैरेज पेड टू, और कैरेज इंश्योरेंस पेड टू हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी मतलब यहाँ पर यूज होता है। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आने लगेगा। देखिए, अब यहाँ पर जो हमने पीछे पढ़ा उसी बात को फिर से आगे ले जा रहे हैं। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब अभी आपके जो इनको टर्म्स मैंने आपको पढ़ाए वो अब समझने का शुरुआत होती है कि अगर जो है मतलब जैसे वेयर हाउस पर जो आपका काम हुआ उससे पैकिंग करके सेलर ने अगर दे दी, सेलर देगा, तो उसे एक्स वर्क कहेंगे फ्रेंड्स। ओके, देखिए, जो टास्क सेलर जैसे जैसे करता जाएगा, ध्यान दीजिए, जो टास्क सेलर जैसे जैसे करता जाएगा वैसे वैसे ही इनको टर्म्स आगे बढ़ते जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मतलब कहने का कि अगर मैं कहूँ एक्स वर्क की बात की, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेलर की जिम्मेदारी है वो इतनी है कि वो पैकिंग करके दे देगा बस।
उसके आगे के जितने भी टास्क मैंने आपको समझाए थे, लोडिंग, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा कौन करेगा? अब अगर सेलर केवल पैकिंग करके दे रहा है, इसका मतलब सारे टास्क बायर की जिम्मेदारी होगी, ये सारा काम। अब कई बार दिक्कत होगी कि हो सकता है बायर को यहाँ कस्टम क्लियरेंस में दिक्कत होती हो, तो वो कहेगा कि ऐसा करिए कि आप ही यहाँ तक डिलीवर कर दीजिए, पोर्ट तक दे दीजिए, या और आगे तक। वो जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे फ्रेंड्स, वैसे वैसे नए नए टर्म्स आते जाएंगे। तो सिंपल हमने एक्स वर्क का मतलब क्या समझा फ्रेंड्स? एक्स वर्क का मतलब कि केवल एक्स वेयर हाउस पर अपने लगेज की, अपने गुड्स की पैकिंग करके सेलर केवल दे देगा, और बस उसकी जिम्मेदारी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। बाकी सारी जिम्मेदारी, लोडिंग, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम क्लियरेंस, टर्मिनल चार्जेज, लोडिंग इन वेसल, सारा चार्ज जो है कौन बियर करेगा फ्रेंड्स? ये सारा का सारा चार्ज बियर करेगा बायर। ध्यान दीजिए, सेलर की जिम्मेदारी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जहाँ तक मैंने सेलर की जिम्मेदारी बता दी, उसके नीचे की सारी जिम्मेदारी बायर की है। इसका मतलब अगर जो है मैं कहूँ एक्स वर्क, तो इसका मतलब काम क्या हो रहा है? एक्स वर्क सेलर के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसने क्या करना है, उसने फैक्ट्री में माल तैयार किया, पैकिंग करके रख दी, बाकी उसकी सिरदर्द नहीं है। बायर अपना खुद का ट्रक भेजेगा या कार्गो भेजेगा, जो भी भेजेगा उसमें लोड करवाएगा, पूरा वहाँ तक ले जाएगा, कस्टम क्लियरेंस करवाएगा, पोर्ट पर जाकर के टर्मिनल चार्जेस देगा, फिर ले जा करके जो है इसको वेसल पर लोड करवाएगा, ओशन चार्जेस देगा, इंश्योरेंस भी करवाएगा, लोडिंग अनलोडिंग करवाएगा, उसके बाद में डेस्टिनेशन पर पहुँचवाएगा, कस्टम क्लियरेंस इंपोर्ट ड्यूटी, सारी ड्यूटी किसकी हो गई फ्रेंड्स? बायर की हो गई। ये सारा टास्क बायर ने निपटाना है। सेलर ने सिर्फ हाथ मतलब जो है हाथ पैर जोड़ लिए कि एक्स वर्क मैंने कर दिया भैया, हमने पैकिंग करके दे दिया, आई एम डन, मुझे अब कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया एक्स वर्क। अब अभी आप कहाँ पर हो फ्रेंड्स? हम बायर की कंट्री, सेलर की कंट्री में हैं, या एक्सपोर्टिंग कंट्री में है ना, एक्सपोर्ट की कंट्री में है या सेलर की कंट्री में है। और इसे ही डिपार्चर भी कह देते हैं, मैकमिलन की लैंग्वेज में एक्स वर्क को हम डिपार्चर कह देते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो अब इन चीज़ों को आप यहाँ पर रिलेट करते चलिए। मैंने एक्स वर्क में आपको क्या बताया? डिपार्चर क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ से सामान डिपार्ट हो रहा है इसलिए डिपार्चर कहा। एक्सपोर्ट कंट्री कहा, क्योंकि अभी आप एक्सपोर्टर की, यहाँ सेलर की कंट्री है इसलिए एक्सपोर्टर की कंट्री हो गई। डिपार्चर क्यों कहा? क्योंकि यहाँ से सामान का डिपार्चर होना है। तो एक्स वर्ग में हमने ये बात समझ ली। उसके बाद में ऊपर आ जाइए, यहाँ पर एक्स वर्ग में मैंने एक्स वेयर हाउस बताया। वेयर हाउस मतलब वेयर हाउस से सामान की पैकिंग होती है। एनी ट्रांसपोर्टेशन मेथड, देखिए अभी आप जमीन पर हैं, राइट? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप ज़मीन पर हैं, कहीं बंदरगाह वगैरह, पानी वगैरह, एयरपोर्ट वगैरह नहीं है, ज़मीन पर हैं। इसका मतलब कोई भी मोड से आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है ओशन के वे से ही जाना है या समुद्री रास्ते से ही जाना है, इसीलिए एनी जो है ट्रांसपोर्ट मेथड यूज कर सकता है। प्लस फ्रेंड्स यहाँ पर अभी कोई पोर्ट वगैरह नहीं आया है, तो हम यहाँ पर प्लेस कहेंगे। बोलिए, यहाँ पर हम क्या कहेंगे? एक्स वर्क प्लेस। भाई फैक्ट्री कहाँ पर है? किसी प्लेस पर है। एक्स वर्क न्यूयॉर्क है ना, हमने लिख दिया एक्स वर्क न्यूयॉर्क, इसका मतलब न्यूयॉर्क में। तो ये सारी बातें हमने समझ ली। एक्स वर्क का मतलब होता है कि सेलर की जिम्मेदारी सिर्फ लगेज को या गुड्स को पैक कर देने की होती है। ओके, हम अभी सेलर की कंट्री में हैं इसलिए इसे एक्सपोर्टर की कंट्री कह देंगे। यहाँ से सामान डिपार्चर हो रहा है इसलिए डिपार्चर भी कह देंगे। उसके बाद में अब क्या होगा? एक्स वर्क में बायर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपके यहाँ से सामान लोड वगैरह करवाने नहीं आने वाला हूँ। ऐसा करिए आप ना, हमें पोर्ट तक पहुँचा दीजिए सामान। उसने कहा कि आप ऐसा करिए कि पोर्ट तक सामान पहुँचा दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर उसे पोर्ट तक सामान पहुँचाना है, ध्यान दीजिए यहाँ पर पोर्ट तक, तो इसका मतलब वो अब सेलर, ध्यान दीजिए यहाँ पर सारी जिम्मेदारी मैं सेलर की बात कर रहा हूँ। अगर पोर्ट तक पहुँचाना है इसका मतलब सेलर की जिम्मेदारी यहाँ तक आ गई, उसके जस्ट नीचे पूरा जिम्मेदारी अब बायर लेगा, राइट? ये बात हमें क्लियर हो गई कि जहां, जैसे मैंने यहाँ देखिए फ्री कैरेज एट है ना, ये देखिए FCA, फ्री कैरेज एट मतलब जो है ढुलाई करके यहाँ तक ले आइए। फ्री कैरेज एड का मतलब हुआ कि फ्री में ढुलाई करके यहाँ तक ले आइए। फ्री मतलब होता है फ्रेंड्स, शब्द यूज किया गया है क्योंकि इसमें अभी सारा खर्चा जो है सेलर कर रहा है, इसलिए फ्री कैरेज एड कह दिया गया। तो कैरेज को मतलब ढुलाई करके आप यहाँ तक ले आए, पोर्ट तक ले आइए, तो फ्री कैरेज एड हो गया फ्रेंड्स आपका। ठीक है, तो यहाँ तक उसने पहुँचाने की बात कर दी। तो अब सेलर पैकिंग करवाएगा, ध्यान दीजिए, सेलर पैकिंग करवाएगा, सेलर उसको जो है ट्रक में लोड करवाएगा, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन का पूरा जिम्मा लेगा, या उसका किराया भी भरेगा, उसके बाद में कस्टम भी क्लियरेंस करवा देगा। फ्री कैरेज ऐड से फ़ायदा क्या हुआ भाई? हो सकता है कि जो है आप इंडिया में रहते हैं और अमेरिका में आपके संपर्क नहीं है, तो कस्टम क्लियरेंस करवाने में आपको दिक्कत आ रही थी। ये काम जो है अब किसने करवा दिया? सेलर ने ही करवा दिया, क्योंकि उसका खुद का देश है, तो कस्टम क्लियरेंस उसके लिए ईजी हो गया। तो अब आपको FCA, फ्री कैरेज एक्ट में इतना टास्क उसने निपटा दिया। किसने निपटा दिया फ्रेंड्स? सेलर ने निपटा दिया। पैकिंग करवा दी, लोडिंग करवा दी, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन करवा दिया गुड्स का, कस्टम क्लियरेंस दिलवा दी, और ला करके ट्रक जो है आपकी
पोर्ट के बाहर खड़ी कर दी, पोर्ट में नहीं ले जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फ्री कैरेज ऐड में पोर्ट के अंदर नहीं ले जाएगा। क्यों? क्योंकि पोर्ट के अंदर ले जाएगा तुरंत ही टर्मिनल चार्जेस पे करने पड़ जाएंगे, तो वो वहाँ नहीं ले जाएगा। वो बोल देगा अब आगे की जिम्मेदारी वायर की है, पोर्ट पर ले जाओ, जो मर्जी करना है वो करो। ठीक है फ्रेंड, तो हमने अब यहाँ पर अगर समझें तो अभी भी हम कहाँ पर हैं, अभी भी हम जो है ज़मीन पर ही हैं। तो यहाँ पर भी हम प्लेस यूज करेंगे। एक्स वर्क में भी हमने प्लेस यूज किया था, पोर्ट नहीं यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी प्लेस यूज करेंगे। उसके बाद में अब वापस आकर के देख लीजिए जो हमने यहाँ पर समझा था, फ्री कैरेज ऐड का मतलब हम समझ गए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर मेन कैरेज अनपेड का क्या मतलब हुआ, अभी हमने ढुलाई की बात नहीं की है। ढुलाई की बात हम तब करेंगे, कैरेज की बात तब करेंगे जब हम इसको कहाँ पर लोड कर देंगे, हवाई जहाज पे लोड कर देंगे या समुद्री जहाज पे लोड कर देंगे, तब जा करके ये चार्ज जो है शुरू होगा फ्रेंड्स। ओके, तो मेन कैरेज अभी अनपेड ही रहा। फ्री कैरेज ऐड का मतलब एक्सपोर्टर की कंट्री में भी अभी हो, तो ये भी बात सही हो गई। उसके बाद में एनी जो है कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मेथड अभी भी यूज हो सकता है, क्योंकि हम समुद्र के किनारे अभी पहुंचे नहीं हैं। प्लेस यूज करेंगे, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अभी हम ज़मीन पर ही हैं, तो प्लेस यूज करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो ये भी हमारा सेट हो गया। अब क्या हुआ कि अगर मान लो जो है फर्दर उसने कहा कि ऐसा करिए कि जो है आप ला करके जो है यहाँ पर बंदरगाह के अंदर दे दीजिए, मुझे पोर्ट के अंदर ला दीजिए, यहाँ पर शिप के बगल खड़ा कर दीजिए। ये देखिए ट्रक जो है शिप के बगल खड़ा है, क्योंकि इसे ही फ्री अलोंग शिप कहते हैं। फ्री अलोंग शिप, जहाज के बगल में, फ्री अलोंग शिप, जहाज के जस्ट बगल में आकर के आपका ट्रक खड़ा होना चाहिए। अब अगर उसने कहा कि फ्रेंड्स हमारा जो बायर और सेलर के बीच में टाई अप हुआ कि हमें एफएएस करना है, तो फ्री अलोंग शिप मतलब कहने का कि यहाँ तक की जिम्मेदारी किसने ले ली फ्रेंड्स, अब फ्री अलोंग शिप तक की जिम्मेदारी सेलर की हो गई। देखिए ध्यान दीजिएगा, मतलब कहने का एक्स वर्क मैंने कहा तो सेलर ने सिर्फ इतना काम कर दिया। जब मैंने एफसीए कहा तो मतलब ये सारे काम उसने किए उठा करके, उसमें पैकिंग वगैरह भी शामिल है। जब मैंने कहा कि फ्री अलोंग शिप करिए, तो अब वो क्या करेगा, जहाज के बगल ला करके भी खड़ा करेगा। तो इसका मतलब अगर हम कहें फ्री अलोंग शिप में पैकिंग करेगा कौन, ये सारा काम सेलर की जिम्मेदारी है फ्रेंड। ध्यान दीजिए, सेलर ही पैकिंग करेगा, लोडिंग करेगा, इनलैंड ट्रांसपोर्ट ट्रक लेकर के वहां तक पहुंचवाएगा, कस्टम क्लियर करवाएगा। उसके बाद में अब चूंकि फ्री अलोंग शिप है तो टर्मिनल के चार्जेस भी वही पे कर देगा, जबकि फ्री कैरियर ऐड में, कैरेज ऐड में उसे वो वहीं बाहर ही खड़ा कर दिया था उसने, ट्रक अंदर नहीं ले गया था। तो फ्री अलोंग शिप में उसने टर्मिनल चार्जेस भी पे कर दिए और अंदर ले गया और ट्रक को आपकी जहाज के बगल खड़ा कर दिया उसने। अब वो लोड नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, लोड करने की आपने बात नहीं की यहाँ पर। देखिए फ्री अलोंग शिप का मतलब लोडिंग की बात नहीं हो रही, शिप के बगल में, फ्री अलोंग शिप, शिप के बगल ला करके अलोंग में खड़ा कर दीजिए, लोड करने की कोई बात नहीं हुई। अब फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर अगला टर्म्स आता है फ्री ऑन बोर्ड। क्या हुआ, फ्री ऑन बोर्ड मतलब कहने का कि फ्री ऑन बोर्ड कहिए या फिर अगर समझने के लिए फ्री ऑन बोर्ड मतलब बोर्ड पे लाद भी दीजिए, बोर्ड पे इस लगेज को, गुड्स को लोड भी कर दीजिए। तो फ्री ये आपका FOB हो गया, फ्री ऑन बोर्ड मतलब कहने का अब जो है ये वेसल पर लोडिंग भी करवा देगा। कौन करवाएगा, सेलर। अब देखिए इनको टर्म कितने मायने रखते हैं। अगर आपने गलती से FAS कह दिया तो अब आप, अगर आपने FOB नहीं कहा, मान लीजिए आपने कहा फ्री अलोंग शिप कर दीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लोडिंग का खर्चा है, मान लीजिए 10 लाख रुपए लगते हैं, तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है, बायर की जिम्मेदारी, इसका सेलर रोल नहीं निभाएगा। लेबर अरेंज करिए, जो करना है वो करिए, सारा कुछ आप बायर करेगा। लेकिन अगर उसने होशियारी की और बोला कि फ्री ऑन बोर्ड कर दीजिए मेरा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उसको लोडिंग वगैरह की जिम्मेदारी खत्म है, सामान उस पर लोड करवा करके सेलर ही दे देगा फ्रेंड्स। इसीलिए इनको टर्म्स, हर एक टर्म के मायने हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, लिखने में जरा सी भी गलती होगी तो परेशानी हो जाएगी। ओके, तो अगर केवल पैकिंग कर दे तो एक्स वर्क कर दिया, अगर वो जो है आपका फ्री कैरेज ऐड जो है ला करके पोर्ट के पास तक खड़ा कर दे, यानी लोडिंग करवा दे, पैकिंग, लोडिंग, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम क्लियरेंस करवा दे, तो उसे फ्री कैरेज ऐड कहेंगे। अगर वो पोर्ट के अंदर ले जा करके शिप के बगल खड़ा कर दे तो फ्री अलोंग शिप कहेंगे। और फ्रेंड्स ये फ्री अलोंग शिप में वो टर्मिनल चार्जेस भी पे करेगा। अब एक बात देखिए, मैंने आपको कहा था कि जो फ्री अलोंग FAS से जो टर्म शुरू होते हैं वो केवल समुद्री यात्रा पर ही, ओशन यात्रा पर, ओशन वाले वे पर ही लागू होते हैं। क्योंकि देखो अब आप पोर्ट पर, हवाई मतलब सॉरी बंदरगाह पर आ चुके हो, अब यहाँ पर जहाज की बात होने लगी है, पानी के जहाज की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर पोर्ट को रेफर करेंगे, प्लेस नहीं कहेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, फ्री अलोंग साइड FAS, फ्री अलोंग शिप अगर आपने कहा और आपने कह दिया मान लीजिए लखनऊ,
तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि लखनऊ में शिप कहाँ खड़ी होगी? ऐसी जगह बताइए जैसे विशाखापत्तनम कह दीजिए, पारादीप एयरपोर्ट सॉरी पारादीप पोर्ट कह दीजिए, तो ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे? पोर्ट यूज करेंगे। फ्री अलोंग शिप में या फ्री ऑन बोर्ड में लोडिंग, फ्री ऑन, फ्रेंड्स ये FAS आपका फ्री अलोंग शिप और FOB फ्री ऑन बोर्ड, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। वापस आकर के देख लीजिए, फ्री अलोंग शिप का मतलब हो जहाज के जस्ट बगल में ला करके ट्रक को खड़ा कर देना है। ओके, उसके बाद में ये सिर्फ वाटर या ओशन या रिवर वे के लिए लागू होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। पोर्ट यूज करेंगे क्योंकि अब पानी की जहाज के पास आप पहुंच चुके हो, तो पोर्ट ही बचा है, जमीन नहीं रहेगा, इसलिए प्लेस मत यूज करिए। ओके, उसके बाद में हमने देखा फ्री ऑन बोर्ड FOB के केस में ये भी वाटर वे के लिए है, यहाँ पर भी पोर्ट ही यूज होगा। ओके, उसके बाद में अब आगे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फ्री अलोंग शिप और फ्री ऑन बोर्ड में देखिए अभी भी मतलब माल की ढुलाई की मेन बात नहीं हुई है, जो मेन यात्रा है वो अभी भी रह गई है। प्लस अभी भी फ्री ऑन बोर्ड तक आप एक्सपोर्टर की ही कंट्री में हो, न्यूयॉर्क के मैनहाटन तक ही अभी तक सामान पहुंचा है, अभी उस देश को छोड़ नहीं पाया है, इसलिए अभी आप एक्सपोर्टर की ही कंट्री में हो। मेन कैरेज अनपेड अभी भी है, ये बात भी हमें क्लियर हो गई फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ तक आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे, C&F कैरेज एंड फ्राइट, क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? कैरेज एंड फ्राइट, या इसी को CFR भी कहते हैं, कैरेज एंड फ्राइट को ही CFR भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो है एक बात यहाँ पर देखनी होगी कि यहाँ इसमें क्या चेंज आया। अब यहाँ पर चेंजेज ये आते हैं फ्रेंड्स कि जो है आप ये जो यहाँ पर ओशन का किराया या एयर से अगर जा रहा है तो एयर का फ्राइट भी यूज होता है। ओके, कहने का मतलब ये हुआ कि C&F कैरेज एंड फ्राइट है ना, कैरेज और फ्राइट दोनों के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पर जो है देखिए कैरेज, कॉस्ट एंड फ्राइट, सॉरी कॉस्ट एंड फ्राइट होगा, सॉरी फ्रेंड्स, जो है कॉस्ट एंड फ्राइट है। तो देखिए कॉस्ट एंड फ्राइट का मतलब हुआ, कॉस्ट एंड फ्राइट, ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर C&F का मतलब हुआ कास्ट एंड फ्राइट। कॉस्ट एंड फ्राइट इसका मतलब हुआ कि यहाँ तक गुड्स की जो कास्ट है वो भी, और जो किराया है वो भी है। फ्राइट की मेन मतलब कहने का, अब आपको यहाँ से सामान लद चुका है ट्रक में या सॉरी पानी के जहाज़ में या हवाई जहाज़ में, और उसको अब दूसरे पोर्ट तक ये मेन यात्रा शुरू होती है फ्रेंड्स। इसीलिए इसको, ये जितने भी टर्म्स आपके यहाँ पर यूज होंगे यहाँ से आगे के, इनको क्या कहेंगे? कैरेज वाले टर्म्स कहते हैं ना, कैरेज टर्म कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यात्रा शुरू हो चुकी है। ओके, और उसके बाद में यहाँ पर हम फ्राइट भी पे कर रहे हैं, मेन फ्राइट पेड भी हो रही है। तो अब अगर जो है मतलब कहने का, अगर यहाँ तक आ जाए, उस आपने लिखा कि C&F, इसका मतलब कॉस्ट एंड फ्राइट, इसका मतलब ये हुआ कि जो समुद्री यात्रा का मतलब यहाँ से इस पोर्ट से आपके मैनहाटन से विशाखापत्तनम तक लाने का जो दाम है, चार्ज है, वो कौन पे करेगा? वो भी सेलर ही पे कर देगा। उसके बाद का सारा चार्ज कौन पे करेगा फ्रेंड्स? आपका बायर पे करेगा। अब इसी से जुड़ा एकदम C&F आपका कॉस्ट एंड फ्राइट हो गया फ्रेंड्स। CIF कास्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट हो गया। तो देखिए कास्ट एंड फ्राइट और कास्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट ये एक दूसरे के जैसे ही हैं, बस केवल यहाँ इंश्योरेंस और ऐड हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, बस इतना ही है। अगर इंश्योरेंस का भी जो है जिम्मा ले ले कौन? सेलर, तो फिर उसे कास्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट कह देंगे, कास्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है मेरा जिसमें वो कास्ट भी पे करेगा, सारा खर्चा उठाएगा, प्लस इंश्योरेंस का भी चार्ज देगा, और प्लस जो फ्राइट का भी चार्ज है वो भी वो ही पे कर रहा है, एक सेलर ही पे कर रहा है, तो हमारे बीच में कैसा अरेंजमेंट है? तो CIF कहेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि जो सेलर है वो ला करके जो है जहाज के बगल में सामान को ला करके अवेलेबल करवा दे रहा है, तो क्या हो रहा है हमारे पास में? फ्री अलोंग शिप हो रहा है। अगर कोई आपसे कहे कि जो है जो सेलर है वो ला करके जो है बंदरगाह पर जहाज पर सामान को लदवा दे रहा है, तो इसका मतलब फ्री ऑन बोर्ड हो रहा है फ्रेंड्स। ओके, इस तरीके के ही क्वेश्चन इसमें बेसिकली आपसे पूछे जाएंगे। तो हमने ये समझ लिया फ्रेंड्स कि अगर इंश्योरेंस भी शामिल होगा तो कास्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट हो जाएगा। ओके, इसके बाद में अब इतना होने के बाद में इंश्योरेंस भी करवा लिया आपने, सारा कुछ करवा करके अब अगले पोर्ट पर सामान पहुंच जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हमने इतने सारे टर्म्स फ्रेंड्स हमने इसमें समझ लिए। एक्स वर्क समझ लिया हमने, एक्स वर्क में केवल जो है अपनी फैक्ट्री तक उसकी पैकिंग की जिम्मेदारी है। फिर लोडिंग, पैकिंग, लोडिंग, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम क्लियर करवा दे तो फ्री कैरेज ऐड कर देते हैं।
पोर्ट पर नहीं जाएगा। अगर पोर्ट पर भी पहुंच गया, टर्मिनल चार्जेज पे कर दिए और जहाज को ट्रक के बगल खड़ा कर दिया, सॉरी ट्रक को पानी के जहाज के बगल खड़ा कर दिया तो उसे फ्री अलोंग शिप कह देंगे। और ये जो है आपके शुरू कहाँ से होते हैं, ये सारे पोर्ट वाले होते हैं या समुद्री यात्रा वाले होते हैं। फिर अगर जो है उसने ट्रक से सामान उठा करके इस पर लदवा भी दिया, सारी बातें सेलर के बारे में मैं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लोडिंग ऑन वेसल करवा दी तो फ्री ऑन बोर्ड हो गया। अगर उसने रास्ते का किराया भी पे कर दिया तो कास्ट एंड फ्राइट हो गया। अगर जो है CIF कास्ट इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस भी रास्ते का पे कर दिया तो फिर कास्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट हो गया। अब हम पहुंच गए दूसरे पोर्ट पर फ्रेंड्स। तो इसमें हमने इतने सारे टर्म समझ लिए फ्रेंड्स। जो दूसरे 2 टर्म और हैं, अभी 2-3 और बचते हैं। तो CPT कैरेज पेड टू और CIP कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू। तो जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स 2 एक जैसे थे, C&F कास्ट एंड फ्राइट, उसी तरीके से CIF कास्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट। तो इंश्योरेंस की बात यहाँ पर हुई थी। एक बात और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि इतने सारे टर्म्स जो आपने सीखे, इंश्योरेंस पहली बार CIF में ही आया है, ध्यान दीजिएगा। स्पेसिफिकली उसमें लिखा हुआ है इंश्योरेंस, इसके पहले किसी में भी इंश्योरेंस की बात नहीं हुई है। उसी तरीके से कैरेज पेड टू और कैरेज इंश्योरेंस पेड टू, मतलब हुआ इसमें कैरेज जो है केवल यात्रा भाड़ा पे किया जाएगा और कैरेज इंश्योरेंस भी पे कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। ओके, इसमें इंश्योरेंस भी शामिल हो जाता है। मतलब कहने का ये दोनों एक जैसे ही हैं, बस इसमें इंश्योरेंस पे कर दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखो, कास्ट एंड फ्राइट में उसने क्या किया, कास्ट और फ्राइट दे दिया और इसमें इंश्योरेंस और ऐड कर लिया, सेम है एकदम, बस केवल इंश्योरेंस और जुड़ गया, इसलिए इसको CIF कह दिया। उसी तरीके से जब इंश्योरेंस CPT और CIP एक ही हैं, लेकिन अगर इसमें इंश्योरेंस जोड़ दीजिए तो CIP कह दीजिए। अब क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए जब यहाँ पर आप पहुँच गया, दूसरे पोर्ट पर पहुँच गए, तो अब जब CPT कैरेज पेड टू, मतलब कहने का कि भाड़ा पे किया जा रहा है, तो याद कैसे रखिए, कैरेज पेड टू का मतलब हुआ कि मतलब अब आप अपने घर तक पहुंचाने का किराया पे कर रहे हो, ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि एक कैरेज तो हम ऑलरेडी यहाँ पर ओशन फ्राइट वगैरह दे चुके हैं, फ्राइट हम दे चुके हैं, अब हम कैरेज पे कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि मतलब कैरेज पेड टू का मतलब हुआ कि जो है ट्रांसपोर्ट टू डेस्टिनेशन वाला काम होगा, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ में। देखिए क्या होगा, जब ये इस पोर्ट पर पहुंचेगा तो सीधी सी बात है, नाव के बगल में फिर से ट्रक खड़ी होगी, अनलोडिंग और लोडिंग होगी। तो इन दोनों में CPT और CIP में ध्यान रखिएगा, जो अनलोडिंग और लोडिंग का काम है उसमें निगोशिएशन होती है। ये काम सेलर या बायर दोनों में से जो चाहे वो कर सकता है, सेलर के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती है। तो अगर कहा जाए कि CPT है और आपसे पूछा जाए कि क्या सेलर ही जो है सारा कुछ कर देगा डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में, तो नहीं, लोडिंग और अनलोडिंग निगोशिएबल है, जरूरी नहीं है कि सेलर ही ये काम करे। CPT का मतलब हुआ कैरेज पेड टू, इसका मतलब डेस्टिनेशन तक पहुंचने की जिम्मेदारी हो गई किसकी, पूरा डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा कौन, आपका ये पहुंचाएगा सेलर। तो सारे काम कौन कौन से करता हुआ जाएगा, पैकिंग करवाएगा, लोडिंग, इनलैंड कस्टम क्लियरेंस आपको दिलवाएगा, टर्मिनल चार्जेस वेसल पर लोड करवाएगा, ओशन का चार्ज देगा या एयर चार्ज देगा, इंश्योरेंस करवाएगा। उसके बाद में अनलोडिंग और लोडिंग में वो अपना निगोशिएट करके, जिसने भी डिसाइड किया, मान लो सेलर ही कर देता है, तो वो डेस्टिनेशन तक आपके पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि CPT कैरेज पेड टू में इंश्योरेंस शामिल नहीं होता है। याद कैसे रखेंगे, CPT और CPI भाई भाई हैं या CIP भाई भाई हैं, CPT और CIP एक जैसे हैं। याद रखने का तरीका है, CPT और CIP एक जैसे हैं। यहाँ इंश्योरेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें इंश्योरेंस नहीं है, तो वही मैंने यहाँ पर निशान लगाया हुआ कि इंश्योरेंस इसमें CPT में शामिल नहीं होता है, जबकि कैरेज इंश्योरेंस पेड में इंश्योरेंस भी पे कर दिया जाता है। इतना ही फर्क होता है फ्रेंड्स। ओके, तो हमने 2 टर्म ये भी समझ लिए, CPT और CIP। तो यहाँ डेस्टिनेशन तक पहुँचने का काम शुरू हो गया। इसके पहले जितने भी हमने यहाँ तक टर्म CIP तक सीखा था, उसमें बस केवल पोर्ट तक पहुँचे थे, उसके आगे का कोई काम शुरू नहीं हुआ था। इसमें उससे आगे भी बढ़ गए, ट्रक पर लोडिंग अनलोडिंग करवाई, अनलोड किया पोर्ट से और उसके बाद दोबारा लोड करके डेस्टिनेशन तक पहुँचा दिया फ्रेंड्स। ओके, अब 3 टर्म्स और हैं आपके, DAT डिलीवर एट टर्मिनल, DAP डिलीवर एट पोर्ट और DDP डिलीवर ड्यूटी पेड। ओके, ये 3 टर्म्स हम समझेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर आ जाइए नीचे। अगर डिलीवर एट टर्मिनल का मतलब हुआ, डिलीवर एट टर्मिनल मैंने आपको बताया था, टर्मिनल का मतलब फ्रेंड्स पोर्ट होता है, राइट, पोर्ट या बंदरगाह होता है। तो अगर केवल अनलोडिंग और अगेन लोडिंग तक करवा दे, जिम्मेदारी ले ले, तो उसका मतलब है DAT डिलीवर एट टर्मिनल कर दिया।
टर्मिनल का मतलब पोर्ट पर। अच्छा, यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि डिलीवर एट टर्मिनल का मतलब कोई जरूरी नहीं कि बंदरगाह ही हो, आप अगर चाहो तो कोई नियर बाई एड्रेस भी दे सकते हो। जैसे मान लीजिए कि जो है कांदला एयरपोर्ट है, आपने कहा कि पुणे पहुंचा दीजिए, तो डिलीवर एट टर्मिनल में वो उस चीज़ से मना नहीं करते हैं। इसीलिए जो डिलीवर एट टर्मिनल होता है फ्रेंड्स, इसमें पोर्ट और प्लेस दोनों यूज करते हैं। ओके, पोर्ट और प्लेस दोनों यूज करते हैं। इसके आगे प्लेस ही यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि अब आपने बंदरगाह छोड़ दिया, अब आप फिर ज़मीन पर आ गए, तो ज़मीन पर सारे प्लेस होंगे, राइट। और यहाँ पर जब हम पीछे थे, यहाँ पर जब तक पोर्ट पर यहाँ पर पोर्ट पर नहीं पहुँचे थे, देखिए यहाँ पर पोर्ट तक नहीं पहुँचे थे, तब तक भी हम ज़मीन पर थे, तो यहाँ प्लेस। यहाँ पर अब जब हम पानी में थे, तो पानी में हमने चारों टर्म जो है वो यूज किए थे। कौन से? ओशन वाले यूज किए थे, ठीक है। उसके बाद में फिर हम या पोर्ट वाले यूज किए थे, फिर से हम प्लेस वाले यूज करेंगे। तो अगर पोर्ट तक सामान पहुंचा, उसकी अनलोडिंग करवा के अपने ट्रक पे लोड करवा दिया, तो डिलीवर एट टर्मिनल का रोल खत्म हो गया। उसका किसका खत्म हो गया? सेलर का खत्म हो गया। अब डिलीवर एट प्लेस का मतलब डेस्टिनेशन तक पहुंचाने से होता है फ्रेंड्स। डिलीवर एट प्लेस का मतलब मेरी फैक्ट्री में पहुंचाओ। ओके, डिलीवर एट प्लेस का मतलब मेरी फैक्ट्री में आपको पहुंचाना होगा। उसके बाद में डिलीवर ड्यूटी पेड का मतलब हुआ कि भैया जो 2 टास्क रह गए थे, कस्टम क्लियरेंस एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी थी, वो भी सेलर ने ही कर दिया। तो अगर हम DDP कहें, डिलीवर ड्यूटी पेड, देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको ये बताया था, हमने ये 2 चीज़ें लास्ट में क्यों रखी हैं, क्योंकि DDP सबसे लास्ट में आता है। देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ सामान पहुँचने से पहले कस्टम क्लियरेंस और इम्पोर्ट ये दोनों काम होंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए डिलीवर एट प्लेस में ये जो दोनों काम है, कस्टम क्लियरेंस और इम्पोर्ट, ये बायर करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये काम कौन करेगा? बायर ही करेगा। लेकिन अगर डिलीवर ड्यूटी पेड है, तो इसका मतलब वो पूरा डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में कस्टम क्लियरेंस और इंपोर्ट वाला भी काम कर देगा। तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है किसके लिए? इंपोर्टर के लिए सबसे अच्छा है डिलीवर ड्यूटी पेड। क्यों? क्योंकि उसने सारा काम कर दिया। और अगर जो है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सबसे अच्छा है एक्स वर्क, अपनी फैक्ट्री से सामान निकाल मतलब पैक कर दिया, बाकी उसका काम खत्म हो गया फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप कि अब आपको ये इनको टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। अगर सिर्फ पैकिंग कर देता है तो एक्स वर्क कहेंगे। अगर पैकिंग, लोडिंग, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन और कस्टम क्लियरेंस तक करवा देता है तो फ्री कैरेज ऐड कह देते हैं। अगर वो टर्मिनल मतलब जहाज के बगल में ले जा करके ट्रक को खड़ा कर देता है तो फ्री FAS, फ्री अलोंग शिप कहेंगे, है ना, क्योंकि जहाज जो है, जहाज के बगल ट्रक खड़ा है तो FAS कहेंगे, फ्री अलोंग शिप। ये समुद्री यात्रा के लिए ही होता है। अगर उसे जहाज पर लोड कर दिया तो फ्री ऑन बोर्ड भी करवा दिया। उसके बाद में अगर उसने रास्ते का किराया पे कर दिया तो कैरेज एंड कॉस्ट एंड फ्राइट कहेंगे, रास्ते का किराया पे हो चुका है। अगर इंश्योरेंस करवा दिया तो CIF, कैरेज इंश्योरेंस एंड फ्राइट, कास्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट कह देंगे। उसके बाद में DAT का मतलब हुआ अनलोडिंग और लोडिंग करवा दी तो डिलीवर एट टर्मिनल कर दिया। अगर आपके घर तक पहुंचा दिया तो डिलीवर एट प्लेस कर दिया। और अगर जो है कस्टम और इंपोर्ट ड्यूटी भी कर दी तो डिलीवर ड्यूटी पेड भी कर दी। ओके, इसमें 2 आपके CIP है ना, और एक जो है CPT है ना, कैरेज इंश्योरेंस पेड है ना। और यहाँ पर कैरेज पेड 2 होता है, तो ये कैरेज पेड 2 होता है। और कैरेज इंश्योरेंस CIP, कैरेज इंश्योरेंस पेड हो गया, ये कैरेज पेड 2 हो गया। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें बस इतना ही फ़र्क मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होगा कि लोडिंग और अनलोडिंग निगोशिएबल होती है। और कैरेज इंश्योरेंस पेड कह दिया, इसका मतलब इंश्योरेंस पे करेगा। और कैरेज पेड 2 कह दिया, इसका मतलब इंश्योरेंस नहीं पे करेगा, लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। तो आपका डेस्टिनेशन तक DAP, डिलीवर एट प्लेस भी पहुंचाता है, कैरेज इंश्योरेंस पेड और कैरेज पेड 2, ये तीनों ही डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। लेकिन फ़र्क होता है ये कि इसमें इंश्योरेंस होता है, ठीक है, कैरेज पेड 2 में इंश्योरेंस नहीं होता है। ओके, और डिलीवर एट प्लेस में आपका लोडिंग और अनलोडिंग पूरा करवाएगा। ये लोडिंग वगैरह सेलर की ही जिम्मेदारी होगी, लेकिन इसमें जो है ये इसमें निगोशिएट हो जाता है। यही इतना फ़र्क होता है फ्रेंड्स। ओके, आई होप कि अब आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। ये मैंने आपको चार्ट बना करके भी दे दिया है एक्स वर्क में। कौन जो फ्रेंड्स ये ब्लैंक है, ये आपकी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए मैंने उसको ब्लैंक छोड़ दिया है, आपको कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद में एनी ट्रांसपोर्ट मीडियम, ये सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट मीडियम के हो गए, ये एनी ट्रांसपोर्ट मीडियम के हो गए, समझने के लिए
लिए ये प्लेस और ये प्लेस, क्योंकि आप ज़मीन पर हैं, इन चारों केसों में आप पोर्ट पर होते हैं, पानी में होते हैं, इसलिए पोर्ट यूज होता है। यहाँ पर ये सारे प्लेस पर ही यूज होते हैं। केवल एक डिलीवर एट टर्मिनल है ना, DAT में पोर्ट भी, टर्मिनल का मतलब पोर्ट होता है, इसलिए वहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर इस वर्क में सेलर की जिम्मेदारी केवल वेयर हाउस में पैकिंग करवाने की होती है। अगर फ्री कैरेज ऐड का मतलब लोडिंग भी करवाएगा, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन भी करेगा, कस्टम क्लियरेंस भी करवा देगा। अगर आपको फ्री अलॉन्गशिप चाहिए तो टर्मिनल चार्जेस भी पे कर देगा। अगर फ्री ऑन बोर्ड चाहिए तो वेसल पर लोडिंग भी करवा देगा। अगर आपको कैरेज भी पे करना है, C&F कैरेज एंड कास्ट एंड फ्राइट करेंगे तो ओशन का चार्ज भी पे कर देगा, ओशन फ्राइट भी पे कर देगा। अगर जो है कास्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट, तो उसमें इंश्योरेंस भी पे कर दिया। देखिए समझ लीजिएगा, ये मैंने पूरा आपको समझा दिया है, कुछ छोड़ा नहीं है। कास्ट, ये आपका CPD कैरेज पेड टू, इसका मतलब सेलर को अब डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। देखिए डेस्टिनेशन तक सेलर पहुंचा रहा है, लोडिंग और अनलोडिंग निगोशिएशन हो सकती है। कैरेज पेड टू में इंश्योरेंस नहीं होता, इसलिए ये ब्लैंक है। देखिए इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस बायर करवाएगा। और कैरेज CIP कैरेज इंश्योरेंस पेड में इंश्योरेंस भी जो है सेलर की जिम्मेदारी होती है, इसलिए यहाँ भी सेलर और यहाँ भी सेलर हो गया। ओके, डिलीवर एट टर्मिनल का मतलब सिर्फ बंदरगाह तक देखिए पहुँचाने की जिम्मेदारी, लोडिंग और अनलोडिंग तक करवा रहा है। डिलीवर एट प्लेस में वो आपको डेस्टिनेशन तक ले जाएगा, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी देखिए बायर की जिम्मेदारी होगी। और जब जो है डिलीवर ड्यूटी पेड में आप जाओगे तो ये सारा काम वो कर देगा फ्रेंड्स। तो यही पूरा चार्ट मैंने आपको यहाँ पर बना करके समझा दिया फ्रेंड्स। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। काफ़ी लेक्चर लंबा हो गया है और इसमें इनके बारे में फ्रेंड्स मैंने डिटेल में भी लिखा है। इनकेस अगर आपको टाइम लगे तो इसको पढ़ भी लीजिएगा, लेकिन जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं फ्रेंड्स। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद करोगे आप जो है। थैंक यू सो मच।